हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जिसे शॉर्टकट में डीपीएसपी कहते हैं। इसके पहले दोस्तों हम बात कर चुके हैं फंडामेंटल राइट्स से, मौलिक अधिकारों पर बात कर चुके हैं। आज हम इसी टॉपिक पर राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में बात करेंगे। तो बिना देरी करते हुए शुरू करते हैं। दोस्तों, स्टार्ट करने से पहले हम आप लोगों से एक बात कहना चाहेंगे कि वीडियो को अंत तक देखना, क्योंकि मैंने इतने बेहतरीन तरीके से कंटेंट को तैयार किया है कि आप लोग वीडियो के अंत में पाएंगे कि इससे ज़्यादा और कुछ भी नहीं पूछा जा सकता है। तो आप लोगों से यही निवेदन है कि वीडियो को अंत तक देखना। और आप लोग मुझे बता सकते हैं, यदि आप लोगों को पीडीएफ इसकी चाहिए तो मैं आप लोगों को प्रोवाइड करा दूंगा। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। हमारे संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी की जो चर्चा है वह भाग 4 में है और अनुच्छेद 36 से 51 के अंतर्गत इसकी चर्चा की गई है। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की चर्चा भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 के अंतर्गत भारतीय संविधान में की गई है। तो इसको याद रखना, भाग 4 में ही इसकी चर्चा है। तो जो ये डीपीएसपी है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, यह जो है आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। यह जो प्रेरणा ली गई है भारतीय संविधान में, यह आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। और भाग 4 को जो है सामाजिक आर्थिक न्याय का प्रतीक कहा जाता है। भाग 4 को जो है सामाजिक और आर्थिक न्याय का जो है प्रतीक कहा जाता है। इसका कारण क्या है? तो इसका मुख्य कारण जो है सामाजिक व आर्थिक न्याय का प्रतीक इसलिए कहा जाता है कि समाज में जो है भेदभाव और आर्थिक विषमता जो है उसको समाप्त करना ही इसका मुख्य उद्देश्य है। तो सामाजिक व आर्थिक न्याय का प्रतीक इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो समाज में बहुत प्रकार की बुराइयां हैं, भेदभाव हैं और जो विषमता है उसको समाप्त करना ही इसका मुख्य उद्देश्य है। तो आप शायद समझ गए होंगे। अब हम सीक्वेंस में सभी अनुच्छेदों को देखते चलते हैं। 36 से 51 जो अनुच्छेद हैं उनको हम सीक्वेंस में देखते चलते हैं। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले 36 क्या है, 36 में क्या लिखा है। अनुच्छेद 36 में जो है राज्य की परिभाषा का जिक्र किया गया है। मैंने फंडामेंटल राइट्स यानी कि भाग 3 में अनुच्छेद 12 की चर्चा करते समय जो है राज्य की परिभाषा का जिक्र किया था। तो आपने अगर वह वीडियो देखा होगा तो आपको पता होगा। यहाँ राज्य का मतलब जो है समझना बहुत ही अनिवार्य है, क्योंकि अगर राज्य नहीं समझ में आता है राज्य क्या है तो हमें पूरा डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट्स नहीं समझ में आएगा। क्योंकि यहाँ डीपीएसपी में जो है राज्य के जो है कर्तव्य निर्धारित किए गए हैं। राज्य के कौन कौन से कर्तव्य हैं, तो सबसे पहले हमें समझना होगा राज्य क्या है। राज्य की परिभाषा के अंतर्गत जो है दोस्तों, स्वयं भारत की सरकार और संसद के जो 2 सदन हैं, लोकसभा राज्यसभा, और जो है राज्य में जो है विधानमंडल होती है। विधानमंडल में जो विधानसभा और विधान परिषद आती है, और नगर पंचायत, नगर पालिका, बिजली विभाग, एयरपोर्ट अथॉरिटी जो है, ये सब जो है राज्य के अंतर्गत आते हैं। राज्य के अंतर्गत आते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि जो सरकार से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जो है सहयोग प्राप्त करते हैं, वह चाहे कोई व्यक्ति हो या कोई संस्था हो, वह राज्य शब्द के अंतर्गत परिभाषित किए जाते हैं। तो शायद अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर मेंशन भी मैंने किया है। भाग 4 के अनुच्छेद 36 में राज्य का वही अर्थ है जो भाग 3 के अनुच्छेद 12 में है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जो अनुच्छेद 12 में हमने राज्य की परिभाषा पढ़ी थी, वही यहाँ भी इसका अर्थ होगा। तो आप लोगों के मन में एक प्रश्न उठ रहा होगा कि सर, अगर हमसे प्रश्न पूछा जाता है कि राज्य की परिभाषा का जिक्र भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद में किया गया है, तो हम लोग क्या सही करेंगे? तो मैं बताना चाहूँगा कि आप लोग अनुच्छेद जो है 12 वो सही करेंगे कि उसमें राज्य की परिभाषा का जिक्र किया गया है। क्योंकि यहाँ लिखा है कि भाग 4 के अनुच्छेद 36 में राज्य का वही अर्थ है जो भाग 3 के अनुच्छेद 12 में है। तो इसलिए जो है उसको जो है प्राथमिकता देंगे, अनुच्छेद 12 को। अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 37। अनुच्छेद 37 में कहा गया है कि डीपीएसपी यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी न्यायालय में वाद योग्य एवं प्रवर्तनीय नहीं है। वाद योग्य का मतलब है कि यदि जो इसमें फैसिलिटीज़ दी गई हैं, यदि राज्य आपको अवेलेबल नहीं कराती है तो इसके लिए आप न्यायालय नहीं जा सकते हैं। और प्रवर्तनीय नहीं है यानी कि लागू भी इसको न्यायालय द्वारा नहीं करा सकते हैं। क्योंकि यदि किसी कारणवश अगर जो इसमें फैसिलिटी दी गई हैं न्यायालय नहीं लागू कराती हैं, तो इसके लिए आप
बहस नहीं कर सकते हैं न्यायालय में जाकर, और इसको जो है लागू भी नहीं करा सकते हैं, क्योंकि यह राज्य के इच्छा पर निर्भर करता है कि वह आपको ये फैसिलिटीज जो है देगा या नहीं देगा। यह राज्य की इच्छा के ऊपर निर्भर करता है। तो लेकिन इसमें एक और बात कही गई है कि राज्य नीतियां बनाते समय जो है सभी तथ्यों को ध्यान में रखेगा। तो अनुच्छेद 37 समझ में आ गया होगा कि यह जो है डीपीएसपी न्यायालय में वाद योग्य एवं प्रवर्तनीय नहीं है, अर्थात इसको न्यायालय द्वारा जो है लागू नहीं कराया जा सकता है। तो इसी सीक्वेंस में अनुच्छेद 38 देखते चलते हैं। अनुच्छेद 38 में कहा गया है कि राज्य इस प्रकार की व्यवस्था करेगा जिससे कि सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक न्याय की प्राप्ति की जा सके। मतलब इसमें कहा गया है कि राज्य इस प्रकार की व्यवस्था करेगा जिससे कि सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक न्याय की प्राप्ति की जा सके। यहाँ पर दोस्तों सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की चर्चा है, जबकि इसकी चर्चा हम ऑलरेडी प्रस्तावना में भी कर चुके हैं। वहाँ पर भी इसका जिक्र किया गया है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। तो प्रश्न यह भी बनता है कि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की चर्चा भारतीय संविधान में कहाँ पर है? तो यदि अनुच्छेद पूछेगा तो अनुच्छेद 38 है, और यदि भाग पूछेगा तो भाग 4 के अनुच्छेद 38 में है, और प्रस्तावना में भी इसका जिक्र किया गया है। तो अगर दोनों पूछता है कि प्रस्तावना, अगर ऑप्शन में दोनों मिलता है प्रस्तावना और अनुच्छेद 38, तो आप दोनों को सही मारेंगे, क्योंकि यहाँ पर भी इसकी चर्चा है। तो सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक न्याय की हम बात कर चुके हैं, इसका विस्तार में जो है अर्थ भी समझ चुके हैं। यदि आप समझना चाहते हैं तो समझ सकते हैं। सामाजिक न्याय से तात्पर्य है कि समाज में धन का तथा पदों का जो है वितरण इस प्रकार से किया जाए जिससे कि योग्य, कुशल तथा क्षमावान व्यक्ति उससे वंचित न रह सके। अर्थात समाज में जितने भी वर्गों को कुछ विशेषाधिकार दिए गए हैं उसका अंत हो जाना चाहिए। यानी कि कह सकते हैं समाज के सभी व्यक्ति को जब यह लगे कि उनके साथ कोई भेदभाव नहीं हो रहा है, उनके साथ कोई अन्याय या शोषण नहीं हो रहा है, उस स्थिति का नाम जो है सामाजिक न्याय हम कह सकते हैं। और दूसरा है आर्थिक न्याय। आर्थिक न्याय क्या है? आर्थिक न्याय का तात्पर्य है कि नागरिकों को धन प्राप्त करने और उसका जो है जीवन में प्रयोग करने का समान अवसर देना चाहिए सभी को। और इसका दूसरा भी अर्थ है इस प्रकार से कि आर्थिक न्याय में यह भी है कि जो व्यक्ति असहाय या वृद्ध है या जीवन यापन के लिए जो व्यक्ति धन प्राप्त नहीं कर सकता है, किसी कारणवश असमर्थ है, उस स्थिति में राज्य उसकी मदद करेगा। यानी कि इसमें राज्य को सजेस्ट किया गया है कि राज्य अगर कोई भी आर्थिक रूप से असहाय है तो उसकी राज्य मदद करेगा। और राजनीतिक न्याय जो है, राजनीतिक न्याय का तात्पर्य है कि जनता की शासन में भागीदारी। इसका मुख्य अर्थ यही है कि राजनीतिक न्याय का कि जनता का शासन में जो है भागीदारी होना चाहिए। तात्पर्य है कि सत्ता में भी सभी को समान अवसर प्रदान किया जाए। जैसे हेलीकॉप्टर से चलने वाला भी एमपी एमएलए बन सकता है, और ऑटो चलाने वाला भी एमपी एमएलए बन सकता है, और चाय बेचने वाला भी बन सकता है। तो शायद आप समझ गए होंगे कि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय का तात्पर्य क्या है। अब हम इसी क्रम में अनुच्छेद 39 को देखते हैं। अनुच्छेद 39 क्या कहता है? अनुच्छेद 39 जो दोस्तों है, यह भाग 4 डीपीएसपी यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी का सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद है। इसमें जो दोस्तों है राज्य के सामाजिक उत्तरदायित्व को स्पष्ट किया गया है। यानी कि अनुच्छेद 39 में जो है राज्य के सामाजिक उत्तरदायित्व क्या होंगे इसको स्पष्ट किया गया है। तो इसमें कई बातें कही गई हैं। इसमें मुख्य रूप से 6 बातें हैं। पहली बात इसमें है, राज्य सभी नागरिकों को जीविका के पर्याप्त साधन प्राप्त करने का समान अवसर उपलब्ध कराएगा। मतलब इसमें कहा गया है कि राज्य ऐसा अवसर उपलब्ध कराएगा कि सभी नागरिक जो है जीविका के पर्याप्त साधन प्राप्त कर सकें, इस प्रकार का अवसर प्रदान करेगा राज्य। और दूसरी बात इसमें कही गई है कि राज्य मानवीय एवं भौतिक संसाधनों का आवंटन इस प्रकार करेगा जिससे कि अधिकतम लोगों का कल्याण हो। और इसमें तीसरी बात कही गई है, राज्य आर्थिक संसाधनों का आवंटन इस प्रकार से करेगा जिससे कि केंद्रीकरण यानी कि सेंट्रलाइजेशन ना हो। जैसे कोई व्यक्ति है, उसी के पास सारा धन एकत्रित ना हो जाए, जैसे पूंजीवादी व्यक्ति है, तो इसका आवंटन जो है समान रूप से होना चाहिए, सी में कहा गया है। मतलब इस तीसरी बात जो कही गई है। आगे देखते हैं चौथी बात क्या कही गई है।
इसमें चौथी बात कही गई है कि समान कार्य के लिए समान वेतन। समान कार्य के लिए समान वेतन से तात्पर्य है कि चाहे वह स्त्री हो, चाहे वह पुरुष हो, चाहे वह साइकिल से चलने वाला हो, चाहे वह 4 व्हीलर से चलने वाला हो, यदि समान कार्य करता है, एक जैसा काम करता है, तो उसको समान वेतन मिलना चाहिए। तो आप समझ गए होंगे शायद कि समान कार्य के लिए समान वेतन क्या है। और जो पांचवी बात कही गई है, राज्य पुरुषों और स्त्रियों को ऐसे कार्य नहीं करने देगा जो कि उनके स्वास्थ्य एवं आयु के खिलाफ हो। और इसमें छठवीं बात कही गई है, राज्य बच्चों को ऐसा वातावरण उपलब्ध करवाएगा जिससे कि वे अपने व्यक्तित्व का विकास कर सकें एवं उनका शोषण भी ना हो। तो ये थे जो है राज्य के सामाजिक उत्तरदायित्व जिसकी हमने अभी चर्चा की। अब देखते हैं आगे का अनुच्छेद। अनुच्छेद 39 का ABC लगा हो या का खा गा लगा हो या रोमन अंक में कोई अंक लिखा हो तो समझ लेना वह मूल संविधान में नहीं था, वह बाद में जोड़ा गया है। तो अनुच्छेद 39 का जो है यह 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जो है जोड़ा गया था। इसमें कहा गया है कि राज्य निःशुल्क न्याय और विधिक सहायता उपलब्ध कराएगा। दोस्तों इसको इसलिए जोड़ा गया है क्योंकि हमारे देश में जो है न्यायिक प्रक्रिया इतनी महंगी है कि हर कोई इसको अचीव नहीं कर सकता। जो आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं वो तो बिल्कुल ही नहीं कर सकते हैं। तो इसको इसलिए जोड़ा गया है कि इसको जो है समान रूप से सभी को अवेलेबल कराया जाए। राज्य की यह जिम्मेदारी बनती है कि राज्य जो है आर्थिक रूप से भी जो कमज़ोर हैं उनको भी सही या उचित न्याय उपलब्ध कराया जाए। अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों के गठन की बात की गई है। यह अनुच्छेद जो है अनुच्छेद 40 यह जो है महात्मा गांधी के विचारों के अनुकूल था, क्योंकि महात्मा गांधी चाहते थे कि हमारे भारतीय संविधान में इस प्रकार की व्यवस्था की जानी चाहिए कि ग्राम पंचायतों का गठन किया जा सके। जबकि अंबेडकर जी इसके विरोधी थे, वो चाहते थे कि इस प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं होनी चाहिए। तो ये ग्राम पंचायतों के गठन के बारे में लेकर दोनों में गांधी जी और अंबेडकर में काफ़ी मतभेद था। अब आगे देखते हैं अनुच्छेद 41 क्या कहता है। अनुच्छेद 41 इसमें कहा गया है कि राज्य काम, शिक्षा, बुढ़ापा, बीमारी तथा किसी अन्य अयोग्यता की दशा में लोक सहायता यानी कि सरकारी सहायता पाने के अधिकार को प्रभावी बनाएगा। मतलब यह राज्य का कर्तव्य है कि काम, शिक्षा, बुढ़ापा, बीमारी तथा किसी अन्य अयोग्यता की दशा में उसको सरकारी सहायता उपलब्ध कराएगा। जैसे कि वृद्धावस्था में पेंशन की व्यवस्था की गई है, बीमारी में फ्री इलाज, बीमार यदि आप होते हैं तो उसके लिए फ्री इलाज की भी व्यवस्था की गई है। सरकारी हॉस्पिटल जो बनाए गए हैं वह इसी का आधार हैं। जैसे विकलांग या हैंडीकैप होते हैं उनके लिए जो है 3 पहिया जो है साधन की व्यवस्था की गई है। पहले तो हाथ से चलाना पड़ता था, अब जो है उसमें भी बैटरी सेट कर दिया गया है। तो ये सब जो है इसी का आधार है अनुच्छेद 41। तो अब आगे देखते हैं अनुच्छेद 42 में राज्य को जिम्मेदारी सौंपी गई है कि काम की न्याय संगत और मनोचित दशाएं सुनिश्चित करेगा और प्रसूति सहायता उपलब्ध कराएगा। मतलब अनुच्छेद 41 में काम की बात की गई थी और इसमें कहा गया है काम की न्याय संगत और मनोचित यानी कि जो उचित दशाएं हैं वह भी सुनिश्चित करेगा राज्य। और प्रसूति सहायता की बात की गई है, महिलाओं के लिए, गर्भवती महिलाओं के लिए भी इसमें व्यवस्था है प्रसूति सहायता की। तो इसकी चर्चा जो है प्रसूति सहायता की अनुच्छेद 42 में है। अनुच्छेद 43 में बात कही गई है कि निर्वाह योग्य मजदूरी। अनुच्छेद 41 में कहा गया था कि काम की बात की गई थी। अनुच्छेद 42 में काम की मनोचित दशाएं मतलब उसके उचित अनुकूल जो दशाएं हों वह भी सुनिश्चित कराया जाए। और अनुच्छेद 43 में कहा गया है कि अब निर्वाह योग्य मजदूरी भी उसको इतनी दी जाए कि शिष्ट और अवकाश की ज़िंदगी आसानी से उसकी बीत सके। तो निर्वाह योग्य मजदूरी की चर्चा जो है अनुच्छेद 43 में है। तो उम्मीद है समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं अनुच्छेद 43 ए लगा है यानी कि बाद में जोड़ा गया है, मूल संविधान में इसकी चर्चा नहीं थी। तो 43 ए में कहा गया है कि राज्य उद्योगों के प्रबंधन में कार्मिकों की भागीदारी को सुनिश्चित करेगा, यह राज्य का कर्तव्य होगा। अनुच्छेद 43 बी में कहा गया है कि राज्य सहकारी संस्थाओं की स्थापना को बढ़ावा देगा। मतलब इसमें सहकारी संस्थाओं की स्थापना को बढ़ावा देने की बात कही गई है। तो ये जो बाद में जोड़ा गया है अनुच्छेद 43 बी,
इसको जो है 97वें संविधान संशोधन 2012 के द्वारा जोड़ा गया है। तो इसको याद रखना, 43 भी काफ़ी थोड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है। तो इसको 97वें संविधान संशोधन 2012 के द्वारा इसको जोड़ा गया है। अब अनुच्छेद 44 देखते हैं। 44 क्या कहता है? अनुच्छेद 44 में जो है समान सिविल संहिता यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात की गई है। आखिर यूनिफॉर्म सिविल कोड है क्या? तो यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब है जब देश एक है तो देश को रेगुलेट करने के लिए जो नियम और कानून है वह एक जैसे होने चाहिए सभी के लिए। अर्थात कहने का यह मतलब है कि सभी के लिए एक जैसे नियम कानून होने चाहिए। लेकिन कुछ लोग कहते हैं यह अभी लागू नहीं है और कुछ लोग कहते हैं लागू है, तो मैं इसको स्पष्ट कर देना चाहता हूँ। कुछ मामले में जो है यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है लागू है, जैसे आपराधिक मामला हो गया। आपराधिक मामले में जो है यूनिफॉर्म सिविल कोड 100% लागू है, क्योंकि चाहे वह व्यक्ति अगर अपराध करता है तो वह चाहे हिंदू हो, चाहे वह मुस्लिम हो, चाहे वह सिख हो, चाहे वह ईसाई हो, उसके लिए सज़ा का प्रावधान एक जैसे ही किया गया है। लेकिन कुछ मामले में जो है यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है लागू नहीं है, जैसे विवाह के नियम, तलाक के नियम और उत्तराधिकारी के नियम जो है ये सभी धर्मों में अलग अलग दिए गए हैं और उन्हीं के जो है नियम के अनुसार जो है चलते हैं। तो यूनिफॉर्म जो सिविल कोड जो है लेकिन गोवा में जो है 100% जो है लागू है। गोवा में 100% लागू है यूनिफॉर्म सिविल कोड। अब अनुच्छेद 45 देखते हैं। अनुच्छेद 45 में कहा गया है कि राज्य 6 वर्ष तक आयु के बच्चों के लिए पूर्व प्रारंभिक शिक्षा और उनकी बाल्यावस्था की देखभाल करेगा। देखो वर्तमान में कर दिया गया है 6 वर्ष तक, लेकिन इसके पहले जो है 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था राज्य उपलब्ध कराएगी, ऐसा प्रावधान किया गया था। लेकिन इसको जो है 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा इस अनुच्छेद में एक नई व्यवस्था की गई कि 6 वर्ष तक आयु के बच्चों की देखभाल और शिक्षा का प्रयत्न जो है राज्य करेगी। जो पोलियो वगैरह दिया जाता है वह अनुच्छेद 45 का ही आधार है। तो वर्तमान में जो है 6 वर्ष तक आयु के बच्चों के लिए प्रावधान किया गया है, लेकिन इसके पहले जो है 86वें संविधान संशोधन के पहले जो है 6 से 14 वर्ष के आयु के बच्चों की इसमें व्यवस्था की गई थी। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। अनुच्छेद 46 के बाद हम अगली वीडियो में चर्चा करेंगे। तो दोस्तों आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि इसकी PDF आप लोगों को चाहिए या नहीं। अगर चाहिए हो तो हम नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देंगे, आपको वहाँ से इसकी PDF मिल जाएगी। तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। मिलते हैं अगली वीडियो में।